बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर देश में एक सिंड्रेला नाम की बहुत सुंदर लड़की रहती थी। सुंदर होने के साथ साथ सिंड्रेला बहुत समझदार थी। सिंड्रेला सबकी मदद करती थी, सबसे बहुत प्यार से बात करती थी। सिंड्रेला की माँ का ध्यान उसके बचपन में ही हो गया था। उसके पिता उसे बहुत प्यार करते, सिंड्रेला का बहुत ध्यान रखते, लेकिन सिंड्रेला हमेशा माँ को मिस करती थी। उसे हमेशा अपनी माँ की याद आती। कुछ समय बाद सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी करी। सिंड्रेला बहुत खुश थी। उसे माँ के साथ दो प्यारी बहनें भी मिल गई थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और दोनों बहनें सिंड्रेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन सिंड्रेला के पिता की वजह से वो सिंड्रेला के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करती। सिंड्रेला अपने इस परिवार में बहुत खुश थी। एक बार सिंड्रेला के पिता को किसी काम से दूर व्यापार करने के लिए जाना पड़ा। अब घर में सिंड्रेला और उसकी सौतेली माँ और बहनें थी। अब उसकी सौतेली माँ को सिंड्रेला के साथ बुरा बर्ताव करने का मौका मिल गया था। सौतेली माँ और दोनों बहनें सिंड्रेला को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी, क्योंकि सिंड्रेला बहुत सुंदर थी। हाथ छूते ही मैली हो जाए। उसका बोल इतना अच्छा कि मुंह से फूल झड़ते। जो भी सिंड्रेला से मिलता उसकी तारीफ करता, और ये सब देखकर दोनों बहनें बहुत कुटती। दोनों बहनें ना तो सुंदर थी और ना ही समझदार। सिंड्रेला के पिता के जाने के बाद सौतेली माँ ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दिन सिंड्रेला को बुलाया और कहा कि अब तुम इस रूम में नहीं रहोगी, स्टोर रूम में रहोगी। वैसे भी नौकरानियाँ स्टोर रूम में रहती हैं। घर का सारा काम अब तुम करोगी। तुम्हें ही घर की सारी सफाई भी करनी है, बर्तन भी साफ करने और कपड़े भी धोने हैं, और हमारे लिए खाना भी बनाना है। और आज से तुम ये सुंदर वस्त्र नहीं पहनोगी। नौकरानियाँ इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनती। सिंड्रेला को बहुत बुरा लग रहा था। ये कैसी माँ है जो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही है। लेकिन सिंड्रेला अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी। उसने कहा, ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगे मैं सब कुछ करूँगी। सिंड्रेला स्टोर रूम में रहने लगी और फटे पुराने वस्त्र पहनने लगी। लेकिन उसकी माँ और उसकी बहनें उसे तंग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। जैसे ही सिंड्रेला पोछा लगाती, वो दोबारा उसे गंदा कर देती। सब खाना खा लेती, तब उसे खाना खाने को दिया जाता। घर में उसका अपना कहने के लिए कोई नहीं था। उसके दोस्त थे उसके कमरे में रहने वाले चूहे, बाहर बगिया में खिलने वाले फूल, आसपास उड़ने वाली चिड़ियाएं, जिनसे बात करके उसे बहुत अच्छा लगता। जब वो शाम को खाना खाने बैठती तो उसके दोस्त चूहे चिड़िया भी उसके पास आ जाते और सिंड्रेला उनसे बात करते करते ही सो जाती। जिस देश में सिंड्रेला रहती थी, एक बार वहाँ के राजा ने घोषणा कराई कि महल में बहुत बड़ा उत्सव है और शहर की सारी लड़कियां आमंत्रित हैं। राजकुमार जिस भी लड़की को पसंद करेंगे उसी के साथ राजकुमार की शादी की जाएगी। सारी लड़कियां ये सुनकर बड़ी खुश हुई। ये घोषणा सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने भी सुनी। वो भागकर घर आई और अपनी माँ को सारी बात बताई कि माँ, हम भी उत्सव में जाएंगी और सबसे सुंदर भी दिखेंगी। हम में से ही कोई राजकुमार से शादी करेगा। सिंड्रेला भी ये सुन रही थी। उसका मन भी पार्टी में जाने के लिए मचलने लगता है, लेकिन उसे पता था कि उसकी सौतेली माँ उसे कभी भी उस समय नहीं लेके जाएंगी। उसके बाद दोनों बहनें तैयारी में लग गई। वो रोज बाजार जाती, अपने लिए कपड़े, मेकअप का सामान लाती, कभी अपने बाल सजाती, तैयारी करती कि वो राजकुमार से कैसे बात करेगी। वो हर समय प्रैक्टिस कर रही थी कि किसी तरह वो राजकुमार को इम्प्रेस कर दे और राजकुमार की शादी उनमें से किसी से हो जाए। सिंड्रेला ये सब देख रही थी और उसका भी मन मचल रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। वो उदास रहती थी। आखिर वो दिन आ गया जबकि महल में उत्सव होना था। दोनों बहनें सुबह से ही बहुत खुश थी। नए कपड़े पहन के देख रही थी। उन्होंने सिंड्रेला से कहा, सिंड्रेला, आज हमें खूब सजाओ, सुंदर बनाओ, जिससे कि राजकुमारी की नजर हम दोनों पर से किसी और पर ना जाए। सिंड्रेला ने उन दोनों को तैयार करने में खूब मदद की। डरते डरते सिंड्रेला ने सौतेली माँ से पूछा, माँ, क्या मैं भी जा सकती हूँ? तीनों हंसने लगी। राजकुमार को कोई सुंदर राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं। एक बार आईने में अपना चेहरा तो देखो, कितनी गंदी लगती हो।
तीनों तैयार होकर उस सब के लिए चली जाती हैं। घर में अकेली सिंड्रेला रह जाती है अपने दोस्तों के साथ और रोने लगती है। उसके दोस्त चूहे चिड़िया उसे चुप भी कराते हैं। तभी अचानक एक तेज रोशनी होती है और सामने एक बहुत अच्छी परी आ जाती है। सिंड्रेला परी को देखती रह जाती है। तुम कौन हो? परी मुस्कुराने लगती है और सिंड्रेला से कहती है, प्यारी सिंड्रेला, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन दुखी मत हो। तुम उस समय जाना चाहती हो ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम भी वहाँ पर जा सकती हो, बस मुझे एक कद्दू और 5 चूहे लाके दे दो। सिंड्रेला बहुत खुश होती है और जैसा परी ने कहा था बिल्कुल वैसा ही करती है। वो फटाफट रसोई से कद्दू और अपने स्टोर रूम से अपने दोस्त चूहों को ले आती है। परी ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और कद्दू को एक सुंदर बग्घी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उसने उनकी तरफ अपनी छड़ी को घुमाया तो 5 चूहे सुंदर सफेद घोड़े बन गए। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और चिड़िया को बग्घी का चालक बना दिया। सिंड्रेला ये सब बहुत आश्चर्य से देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी परी ने दोबारा छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक सुंदर राजकुमारी बना दिया। सिंड्रेला के कपड़े, उसके हेयर स्टाइल सब बदल गए थे। सिंड्रेला बहुत सुंदर लग रही थी। सिंड्रेला भी खुद को देखती है तो उसे लगता नहीं कि वो इतनी सुंदर है। परी कहती है, सिंड्रेला अब तुम इस बग्घी में बैठो और महल में जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरा जादू सिर्फ रात के 12 बजे तक ही है। उसके बाद ये सारे सामान अपने असली रूप में आ जाएंगे और तुम भी पुरानी सिंड्रेला ही बन जाओगी। इसलिए ध्यान रखना, 12 बजे से पहले तुम्हें आना है। सिंड्रेला ने बहुत सुंदर गाउन पहन रखा था। पैरों में चमचमाते जूते थे। वो बहुत खुश थी। खुशी खुशी वो बग्घी में बैठती है और जाने के लिए निकल जाती है। परी फिर उसे याद दिलाती है कि रात को 12 बजे से पहले तुम्हें वापस आना है। सिंड्रेला परी को थैंक्स बोलती है और बग्घी में बैठकर महल की ओर चल देती है। जैसे ही सिंड्रेला महल में घुसती है, हर किसी की नजर उस पर ही थी। सिंड्रेला की सौतेली बहन उसे देखती ही रह जाती है। जब राजकुमार सिंड्रेला को देखता है तो वो सिंड्रेला पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। वो सिंड्रेला के पास आता है और पूछता है कि क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। सिंड्रेला हाँ करती है और दोनों डांस करने लगते हैं। दोनों डांस करते हुए इतने सुंदर लग रहे थे कि पार्टी में हर कोई उन्हें ही देख रहा था। सब कह रहे थे कि राजकुमारी की शादी इस लड़की से ही होनी चाहिए। पार्टी में सिर्फ सिंड्रेला की ही बातें हो रही थी। हर कोई सिंड्रेला की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। सब कह रहे थे कि राजकुमार की शादी तो इस लड़की से ही होगी। राजकुमार और सिंड्रेला भी नाचते नाचते इतना खो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि क्या समय हुआ है। नाचते नाचते सिंड्रेला की नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ती है। 12 बजने में 10 मिनट बचे थे। सिंड्रेला को परी की बात याद आ जाती है। वो राजकुमार को एकदम छोड़ के भागती है। राजकुमार सिंड्रेला को आवाज ही देता रहता है, अरे अपना नाम तो बता जाओ, लेकिन सिंड्रेला भागती ही चली जाती है। सिंड्रेला के पीछे पीछे राजकुमार भी भागता है, लेकिन सिंड्रेला इतने में भागते भागते सीढ़ियों से उतर चुकी थी। जल्दी जल्दी में सिंड्रेला का एक सैंडल भी सीढ़ियों पे रह जाता है। सिंड्रेला पे इतना समय नहीं था कि वो अपना सैंडल उठा पाती। सारे उसके चूहे कद्दू सब अपने असली रूप में आ गए थे। सिंड्रेला के कपड़े भी बदल गए थे। किसी तरह भागते भागते सिंड्रेला घर पहुंचती है। राजकुमार भी सिंड्रेला का पीछा करता है, लेकिन उसे सिंड्रेला कहीं भी दिखाई नहीं देती। राजकुमार सिंड्रेला को भुला नहीं पा रहे थे। राजकुमार को सिंड्रेला से प्यार हो गया था, लेकिन राजकुमार को सिंड्रेला का नाम, उसका पता कुछ भी नहीं पता था। एक दिन राजकुमार ने अपने सिपाहियों को बुलाया और सिंड्रेला की जूती देते हुए कहा कि जाओ नगर के हर घर में जाओ, हर लड़की को ये जूती पहनाने की कोशिश करो और जिसके भी पैर में ये जूती फिट आए उसे आदर के साथ मेरे पास लाओ। सिपाही जूती ले लेके हर घर में गए। हर लड़की जूती को पहनने की हर संभव कोशिश कर रही थी। हर कोई राजकुमार से शादी करना चाहता था, लेकिन वो कोई मामूली जूती नहीं थी, जादुई जूती थी। किसी के पैर में भी वो जूती नहीं आ रही थी।
एक दिन राजकुमार भी सेवकों के साथ गए। वो सिंड्रेला के घर पहुँचे। सिंड्रेला की छोटी बहनें राजकुमार को देख के बड़ी खुश हुई। सौतेली माँ ने सिंड्रेला से कहा कि कमरे में ही रहना, बिल्कुल भी बाहर नहीं आना है। राजकुमार किसी राजकुमारी को ढूंढ रहे हैं, नौकरानी को नहीं। सिंड्रेला सहम जाती है और अपने कमरे में दरवाजे के पीछे दुपक जाती है। थोड़ी देर में राजकुमार दरवाजे पर आते हैं। सौतेली माँ दरवाजा खोलती है। अंदर आकर राजकुमार के हाथ में जूती देखकर दोनों सौतेली बहनें कहने लगती हैं, हाँ राजकुमार, ये हमारी ही जूती है, हमारी ही गिर गई थी। दोनों जूती को पहनने की हर संभव कोशिश करती हैं। तरह तरह से जूती को पहनना चाहती हैं, लेकिन जूती उनके पैर में नहीं आ रही थी। तभी राजकुमार की नजर सिंड्रेला पे पड़ती है। राजकुमार पूछते हैं कि वो कौन है। सौतेली माँ कहती है, अरे कोई नहीं राजकुमार, वो तो इस घर की नौकरानी है। वो तो उस दिन पार्टी में जा ही नहीं सकती थी। ये जूती मेरी बेटियों की ही है। सिंड्रेला को देखते ही राजकुमार के चेहरे पे चमक आ जाती है। राजकुमार को सिंड्रेला को देखते ही पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। वो हाथ पकड़कर सिंड्रेला को कमरे से बाहर लाते हैं, कुर्सी पर बैठाते हैं और अपने हाथ से सिंड्रेला को वो जूती पहनाने लगते हैं। सिंड्रेला के पैर में वो जूती बिल्कुल फिट आती है। सिंड्रेला अपने कपड़ों की जेब से दूसरी जूती निकालकर भी पहन लेती है। राजकुमार पूछते हैं, वो तुम ही थी ना जिसने उस दिन मेरे साथ पार्टी में डांस किया था? सिंड्रेला हाँ में सिर हिला देती है। तभी वहाँ पर परी भी आ जाती है। परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला को फिर वही सुंदर प्रिंसेस बना देती है। इस रूप में सिंड्रेला को देख के राजकुमार बड़ा खुश होता है। राजकुमार को अपनी राजकुमारी मिल गई थी। राजकुमार सिंड्रेला से पूछते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला हाँ में सिर हिला देती है। दोनों की बहुत धूमधाम से शादी होती है। उसके बाद सिंड्रेला जब तक रही राजकुमार के साथ बहुत खुशी से रही। सिंड्रेला की सारी दुख, सारी तकलीफें खत्म हो गई थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो लोग अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। भगवान जी उनकी मदद जरूर करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा बच्चा रिंकू अपनी दोस्त परी के साथ जंगल में खेल रहा था। रिंकू जिज्ञासु और बहादुर लड़का था। खेलते हुए उसने परी से कहा, देखो परी, ये सितारे कितने सुंदर है। अगर मैं इनकी तरह चमक सकता तो कितना अच्छा होता। जिस पर परी ने गंभीर होकर कहा, रिंकू, ये सितारे सिर्फ अच्छाई और सच्चाई के साथ ही चमकते हैं। अगर कोई बुरी नीयत से इन्हें लेना चाहे तो ये पूरा जंगल अंधेरे में डूब सकता है। वहीं दूसरी ओर जंगल के किनारे एक अंधेरी गुफा थी, जहाँ एक दुष्ट जादूगरनी कलावती रहती थी। उसके पास एक बड़ा जादुई दर्पण था, जिसमें वो जंगल पर नजर रखती थी। अगर मैं इन जादुई सितारों को हासिल कर लूं, तो पूरे जंगल पर मेरा राज होगा और कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। कलावती अपनी काली शक्तियों से जंगल की रोशनी को कम करने लगती है, जिससे धीरे धीरे करके कुछ पेड़ों के तारे बुझने लगते हैं। पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है। जानवर डर जाते हैं और ये सब देखकर रिंकू और परी बहुत परेशान हो जाते हैं। परी कहती है, रिंकू, हमें कुछ करना होगा। अगर ये अंधेरा फैल गया तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। ठीक है परी, हम हार नहीं मानेंगे। हमें जादुई सितारों को बचाना होगा। और ये कहकर रिंकू और परी अपनी साहसी यात्रा पर निकलते हैं। वो दोनों जादूगरनी कलावती की गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। कलावती एक बड़े क्रिस्टल बॉल से जादुई सितारों को चुराने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद रिंकू हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है। कलावती की नजर रिंकू पर पड़ती है और वो गुस्से में रिंकू से कहती है, तुम छोटे बच्चे हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? हाँ? जादूगरनी, सच्चाई और अच्छाई की ताकत हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। हाँ। रिंकू अपनी दोस्त परी की मदद से जादूगरनी पर सितारों की रोशनी डालता है, जिससे कलावती अंधेरे में खो जाती है और गुफा रोशनी से भर जाती है और अंत में जंगल में फिर से उजाला हो जाता है। सभी सितारे पहले से ज्यादा चमक रहे होते हैं। जानवर खुशी से झूम उठते हैं और इस सब के बाद रिंकू हीरो बन चुका होता है। फिर परी कहती है, रिंकू, तुमने दिखा दिया कि अच्छाई और हिम्मत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।
हाँ, अगर दिल साफ हो और इरादे नेक हो तो कोई भी बुरी ताकत हमें हरा नहीं सकती। अंशी अपनी दादी के पुराने सामान में से एक चमकता हुआ कागज पाती है। ये कोई साधारण नक्शा नहीं था, बल्कि एक जादुई घाटी तक जाने का रास्ता था। अंशी हैरानी से कहती है, ये नक्शा अजीब तरह से चमक क्यों रहा है? क्या ये सच में किसी जादुई जगह का रास्ता दिखा रहा है? ये कोई साधारण नक्शा नहीं, बल्कि परियों की घाटी तक जाने का राज है। लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम्हें सच्चे दिल और साहस की जरूरत होगी। अंशी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या वो सच में परियों से मिल सकती है? वो निश्चय कर लेती है कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। जिसके बाद अंशी नक्शे के अनुसार एक घने जंगल में पहुंच जाती है, जहां पेड़ सरसराहट कर रहे थे और हर तरफ अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी। अचानक हवा में एक मीठी आवाज गूंजती है। कौन है जो हमारी घाटी की ओर चला आ रहा है? अंशी हैरान होकर इधर उधर देखती है और कहती है, मैं अंशी हूँ और मैं परियों की घाटी को देखना चाहती हूँ। अचानक जादुई रोशनी के बीच से एक नन्ही परी प्रकट होती है। उसके सुनहरे पंख हवा में झिलमिला रहे थे। परी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम सच्चे दिल से आई हो, इसलिए हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। लेकिन घाटी में खतरा मंडरा रहा है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अंशी को यकीन नहीं हो रहा था कि परियां सच में थी और अब उसे उनकी मदद भी करनी थी। परी अंशी को घाटी में ले जाती है। वहाँ हर तरफ खूबसूरत जादुई फूल खिल रहे थे, नदियाँ चमक रही थी और हवा में मीठी घंटियों जैसी आवाज आ रही थी। लेकिन घाटी के एक कोने में अंधकार फैला हुआ था, जिसे देखकर अंशी चिंता में कहती है, यह अंधकार क्यों है? ये शैडो मैजिक है जो काली जादूगरनी फातिमा ने फैलाया है। अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारी पूरी घाटी अंधेरे में डूब जाएगी। अब अंशी समझ गई थी कि उसे इस घाटी को बचाने के लिए कुछ करना होगा। उनमें से परियों की रानी हेमा अंशी को चमकता हुआ एक नीला क्रिस्टल देती है। ये क्रिस्टल सिर्फ उसी के लिए बना था जो सच्चे दिल से परियों की मदद करना चाहते थे। रानी परी हेमा अंशी से कहती है, अंशी, ये जादुई क्रिस्टल तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन इसे सिर्फ अच्छे इरादों से इस्तेमाल करना। जाओ और फातिमा के अंधकार को रोको। अंशी साहस जुटाती है और घाटी के अंधेरे कोने की तरफ बढ़ती है। वहाँ फातिमा अपने जादू से पूरी घाटी को निगलने की कोशिश कर रही थी। फातिमा हंसते हुए कहती है, कोई मुझे नहीं रोक सकता, ये घाटी अब मेरी होगी। लेकिन अंशी बिना डरे क्रिस्टल को ऊपर उठाती है और उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो फातिमा को घेर लेती है। फिर अंशी फातिमा से कहती है, अंधकार को रोशनी से हार माननी ही पड़ेगी। क्रिस्टल की रोशनी फातिमा पर पड़ते ही उसका जादू खत्म हो जाता है और वो एक साधारण पक्षी में बदलकर उड़ जाती है। पूरा अंधकार मिट जाता है और घाटी फिर से चमक उठती है। छोटी सी बच्ची रानी किताबों की बहुत शौकीन थी। एक दिन जब वो अपने दादा के पुराने सामान में कुछ पुरानी धूल भरी किताबें निकालती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उस किताब का नाम था परियों का खोया खजाना। जैसे ही रानी ने किताब खोली, उसकी आंखें हैरान रह गई। पन्नों के बीच एक सुनहरा नक्शा था जिस पर लिखा था, जो इस जादुई खजाने तक पहुंचेगा वही परियों की दुनिया को बचाएगा। रानी ने हैरानी से कहा, क्या ये सच है? क्या ये कोई जादुई खजाना है? रानी की दादी मुस्कुराई और बोली, ये कोई साधारण कहानी नहीं है रानी, ये एक सच्ची दास्तान है। अब रानी ने तय कर लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। इसीलिए उसकी पहली परीक्षा थी नदियों का पुल। नक्शे के अनुसार खजाने तक जाने के लिए चमकती हुई परी नदी को पार करना था, लेकिन वहाँ कोई पुल नहीं था, जिसे देखकर रानी ने कहा, अब मैं इसे पार कैसे करूं? तभी नदी में एक छोटी सी जलपरी प्रकट हुई। ये नदी सिर्फ सच्चे दिल वालों को रास्ता दिखाती है। अगर तुम परियों की मदद करना चाहती हो तो अपनी आंखें बंद करो और अपनी सच्ची इच्छा बताओ। रानी ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं बस परियों की मदद करना चाहती हूँ। अचानक पानी में सुनहरे पत्थर उभरने लगे जो पुल की तरह बन गए। रानी ने खुशी खुशी नदी पार कर ली। अब वक्त था उसकी दूसरी परीक्षा का।
अब उसे एक घने जंगल में जाना था जहाँ एक रहस्यमयी भूल भुलैया थी। ये भूल भुलैया इतनी डरावनी थी कि जो भी इसमें जाता रास्ता भूल जाता। रानी जैसे ही अंदर गई, चारों तरफ से पेड़ हिलने लगे और आवाज आई, सिर्फ वही इस भूल भुलैया से बाहर निकल सकता है जो खुद पर विश्वास रखता हो। रानी को समझ आ गया कि डरना नहीं है। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान देने लगी। बस अपने दिल की सुनो, यही सही रास्ता बताएगा। और सच में जैसे ही उसने अपना डर छोड़ा, उसे रास्ता दिखने लगा और वो भूल भुलैया पार कर गई। अब वक्त हुआ उसकी तीसरी परीक्षा का। खजाने के करीब पहुंचते ही उसे एक बहुत बड़ा काला महल दिखा। उस महल के अंदर दुष्ट जादूगर शाकाल बैठा था, जिसने परियों का खजाना चुरा रखा था। शाकाल ने हंसते हुए कहा, कोई इंसान मेरा खजाना नहीं चुरा सकता। लेकिन रानी को परियों पर भरोसा था। उसने अपनी किताब से एक जादुई मंत्र पढ़ा, परियों की शक्ति लौट आए, अब बुराई मिट जाए। अचानक आसमान में चमकती हुई परियां प्रकट हुई और उन्होंने जादूगर को हराकर उसे धूल में बदल दिया। फिर खजाना खुल गया और परियों की शक्तियाँ वापस आ गई। जिसके बाद परियां बहुत खुश हुई और उन्होंने रानी को जादुई तोहफा देते हुए कहा, जब भी तुम्हें जरूरत होगी बस इस परी सितारे को छूना और हम तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। एक गांव में 4 बोने रहते थे। चारों बोनों के पास बहुत सी मैजिकल पावर थी। वो बोने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को भी मदद की जरूरत होती उसकी मदद करते। एक दिन चारों बोने इसी तरह गांव में घूम रहे थे, तभी उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही बोनों ने घर के अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धो रही थी और तेज रो भी रही थी। पास में ही एक औरत थी जो उस पर लगातार चिल्ला रही थी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है होमवर्क करने की, जल्दी से कपड़े धो, उसके बाद तुम्हें बर्तन भी साफ करने हैं। और देख रही हो घर कितना गंदा है, इस घर को भी साफ करना है। अभी मुझे किसी काम से बाजार जाना है, मैं 1 घंटे में आऊंगी, तब तक मुझे ये घर साफ चाहिए। ऐसा कहके वो औरत घर से बाहर चली जाती है और छोटी सी प्यारी सी लड़की रोने लगती है। बोनों ने सोचा कि हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। उनमें से एक बोना बिल्ली का दूध रखकर रसोई में चला जाता है और वहाँ पर रखा दूध पीने लगता है। बर्तनों की आवाज सुन के नन्ही बच्ची रसोई में आती है और बिल्ली को देख के कहने लगती, अरे बिल्ली ये वाला दूध मत पियो, तुम्हें भूख लग रही है, आप ही रुको मैं तुम्हें दूध देती हूँ। अगर माँ को पता चल गया कि तुमने सारा दूध झूठा कर दिया है तो वो फिर मुझे मारेंगी। बिल्ली बोली, मुझसे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की, हर कोई मुझे मार कर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लड़की हो, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? मेरा नाम सलोनी है और ये मेरी असली माँ नहीं है, मेरी सौतेली माँ है। हर समय मुझे मारती है, घर का सारा काम मैं करती हूँ और पापा भी मेरी बात नहीं सुनते, मुझे पढ़ने भी नहीं देती। ठीक है, ऐसा कह के बिल्ली चली जाती है। जब सलोनी रसोई से बाहर आती है तो वो देखती है कि सारा काम हो गया है, सारा घर भी सिंगार गया था, कपड़े भी धुल गए थे, प्रेस भी हो गए थे। तब उसकी माँ आ जाती है, अरे सलोनी इतनी जल्दी तूने इतना सारा काम कैसे कर लिया? माँ को पता था कि कोई 1 घंटे में इतना सारा काम नहीं कर सकता। अगले दिन माँ ने पूरे घर को फैला दिया और सलोनी को बहुत सारा काम देकर बोली कि मैं बाजार जा रही हूँ, 2 घंटे में आऊंगी, तब तक घर के सारे काम कर लेना। सलोनी रोने लगती है। सलोनी का रोना सुनकर दोबारा से बोने आ जाते हैं और कहते हैं, तुम घबराओ मत, हम है ना, सारा काम मिनट में कर देंगे। इतने में सलोनी की माँ भी आ जाती है। मुझे पता था जरूर किसी ने तुम्हारी मदद की है, नहीं तो तुम्हें इतनी जल्दी इतना काम नहीं कर सकती थी। जैसे ही माँ बोने को पकड़ना चाहती है, बोने गायब हो जाते हैं।
माँ सलोनी को ही मारने लगती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी अजनबी को घर में बुलाती हो, किसी और से घर का काम कराती हो। नहीं माँ, मैंने इन्हें नहीं बुलाया। सलोनी रो रही थी, लेकिन माँ लगातार सलोनी को मार रही थी। इतने में सलोनी के पापा भी आ जाते हैं। जब वो सलोनी की माँ को सलोनी को मारते हुए देखते हैं तो वो सलोनी की माँ का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी को मारती हो। मैंने तुम पे भरोसा किया, निकल जाओ मेरे घर से। अब इस घर में सिर्फ सलोनी और मैं रहेंगे। माँ को अपनी गलती समझ आ गई थी। वो माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी भी सलोनी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। उसके पापा उसकी माँ को माफ कर देते हैं। वे तीनों प्यार से रहने लगते हैं। फिर कभी भी माँ सलोनी को तंग नहीं करती। वैसे भी अब सलोनी की मदद करने के लिए 4 बोने थे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। भगवान उनकी मदद के लिए किसी न किसी को भेज ही देते हैं। एक छोटे से गांव में समीर अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे, इसलिए वो रोज सुबह उठता, जंगल जाता, लकड़ी काटता और फिर जाकर उन्हें बाजार में बेच देता। जो भी रुपए मिलते उससे वो और उसकी माँ घर का गुजारा करते थे। एक दिन जब समीर जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचने गया तो दुकानदार बोला, अरे समीर, थोड़ी ज्यादा लकड़ी लाया कर। इन लकड़ियों के मैं तुझे ज्यादा पैसे कैसे दूंगा? तू बहुत थोड़ी सी लकड़ी लाता है। जी सेठ जी, कल से मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि ज्यादा सी लकड़ी काट के लाऊं। अच्छा, चल ठीक है, कल से ज्यादा लकड़ी लाना तो पैसे भी तुझे ज्यादा ही दूंगा। इसके बाद समीर दुकानदार से पैसे लेकर अपने घर चला आया और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। समीर की बात सुनकर उसकी माँ रोने लगी। अरे मेरा छोटा सा बच्चा, इतनी छोटी उम्र में तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिता जिंदा होते तो हमें यूं इतनी गरीबी में नहीं रहना पड़ता। समीर अपनी माँ से बोला, अरे माँ, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना, कल से मैं खूब मेहनत करूँगा और देखना, एक दिन हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। अगले दिन समीर जल्दी उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल के बाहर के पेड़ उसने काट डाले थे। उसने सोचा जंगल के अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कोई बड़ा सा पेड़ दिखाई दे तो उसकी लकड़ी काटूंगा। जंगल के अंदर जाने पर उसे बरगद का बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। इतना बड़ा पेड़, वो आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। वो बरगद के पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था, बार बार पेड़ पर हाथ मार रहा था। अचानक से उसे बरगद के पेड़ पर एक तेज सा हाथ मारा तो वहाँ पर एक दरवाजा खुल गया। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। उसे देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, बरगद के पेड़ में ये दरवाजा कैसा और ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही है? वो सोचने लगा। वो दरवाजे के अंदर घुसा, सीढ़ियों से नीचे गया तो देखा कि बहुत अंधेरा है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा तो उसे थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि आगे चलकर एक पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। ये सब बहुत अजीब था। समीर को बहुत अच्छा भी लग रहा था और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वो गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक समीर को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो उसने देखा कि आवाज एक गड्ढे से आ रही है। उसने गड्ढे के अंदर झांक कर देखा तो उसमें एक आदमी गिरा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। उसने देखा कि पास ही एक रस्सी पड़ी है। उसने रस्सी उस गड्ढे के अंदर फेंकी और उस आदमी को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। वो आदमी बहुत खुश हुआ। उसने समीर को बहुत सा धन्यवाद दिया और बोला, तुमने मेरी बहुत मदद की। सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? समीर ने उसे बरगद के पेड़ और उसके दरवाजे की सारी बात बता दी। तब वो आदमी बोला, हाँ, बरगद के पेड़ में एक जादुई दरवाजा है, लेकिन वो तो किसी को नहीं दिखता। वो एक जादुई दरवाजा है जो केवल 10 दिन के लिए खुलता है। इसलिए तुम शाम होने से पहले वापस चले जाना, क्योंकि अगर एक बार वो दरवाजा बंद हो गया
तो तुम वापस नहीं जा पाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समीर ने उस आदमी से कहा। अब मैं याद रखूंगा और शाम होने से पहले ही चला जाऊंगा। तब उस आदमी ने समीर को एक डंडा दिया। ये एक जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी लकड़ी मांगोगे ये डंडा तुम्हें दे देगा। जादुई डंडे को देखकर समीर बहुत खुश हुआ और वो आगे बढ़ गया। जब वो थोड़ी दूर आगे गया तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो बहुत परेशान सा दिख रहा था। समीर ने उससे पूछा, अरे बाबा क्या हुआ, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वो बूढ़ा आदमी बोला, अरे बेटा क्या बताऊं, घर में बिल्कुल लकड़ियां खत्म हो गई हैं और इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान कहाँ कि जंगल से ज्यादा सी लकड़ी काट के ला पाऊं। बस सोच रहा हूँ कि कैसे जंगल जाऊंगा, कैसे लकड़ी काट के लाऊंगा। अरे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, समीर हंसता हुआ बोला। उसने अपना जादुई डंडा निकाला, उसे घुमाया तो बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी हो गई। उसने सारी लकड़ियां बूढ़े आदमी को दी और कहा, ये आप रखो। इतनी सारी लकड़ियां देख के बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। उसने समीर को धन्यवाद दिया और उसे एक जादुई बर्तन देते हुए कहा कि एक जादुई बर्तन है, जब भी तुम्हें खाने की जरूरत हो इससे मांग लेना। समीर ने वो जादुई बर्तन ले लिया। तभी उसे लगा कि अरे शाम होने वाली है, जल्दी से घर चलता हूँ। उसने अपना जादुई डंडा लिया और जादुई बर्तन और बरगद के पेड़ के दरवाजे से बाहर आ गया। खुशी खुशी वो घर पहुंचा और जंगल में उसके साथ जो भी हुआ था उसने अपनी माँ को बताया और दिखाया, देखो माँ, आज मेरे पास जादुई डंडा भी है और जादुई बर्तन भी। उसकी माँ जादुई डंडे और जादुई बर्तन को देखकर बहुत खुश हुई। चलो माँ, अब बहुत भूख लग रही है, इस जादुई बर्तन से टेस्टी टेस्टी खाना मंगवाते हैं। देखते ही देखते बहुत सारे पकवान उनकी थाली में आ गए। माँ बेटे ने भर पेट खाना खाया। अगले दिन समीर ने जादुई डंडे से बहुत सारी लकड़ियाँ मांगी और दुकानदार को बेच दी। इतनी सारी लकड़ियाँ देख के दुकानदार भी बड़ा खुश हुआ। अरे वाह समीर, आज तो वाकई तू बहुत सारी लकड़ी लेके आया। अगर तू इतनी ही लकड़ी लाया करेगा तो मैं तुझे दाम भी अच्छे दूंगा। धीरे धीरे जादुई डंडे और जादुई बर्तन की मदद से समीर की गरीबी दूर हो गई और वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगर हमें कोई इंसान विपत्ति में, मुसीबत में दिखाई दे तो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें भी उसका फल अवश्य मिलता है।